जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैली है। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु नदी घाटी में सभ्यता का केंद्र होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। दूसरा है सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के अलावा सरस्वती घाटी में भी विस्तृत थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता। 1921 में इस सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। पहला नगर हड़प्पा की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता होने के कारण ही इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में नगरों की विशेषताएं मिलती हैं, जैसे समकोण पर काटती हुई सड़कें, नालियां इत्यादि, जैसे आज के आधुनिक युग में। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में पहली बार यहाँ के लोगों ने तांबे तथा टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया। पहली बार कांसे का प्रयोग होने के कारण ही इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। काल निर्धारण की बात करें, सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। अलग अलग इतिहासकारों विद्वानों द्वारा इसकी अलग अलग तिथियों का निर्धारण दिया जाता है, जैसे जॉन मार्शल द्वारा ये बोलते हैं कि 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। मार्टिमर व्हीलर द्वारा 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके द्वारा 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस द्वारा 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। MS वत्स द्वारा 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व। RS शर्मा द्वारा 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। डॉक्टर DP अग्रवाल द्वारा 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट रेडियो कार्बन 14 C14 वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जो सर्वाधिक मान्य है। इसके विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से लेके जो पश्चिमी सीमा थी दासक नदी से, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, पूर्वी सीमा हिंडन नदी तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से लेके चेनाब नदी से, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक है। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार अगर देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता 3 देशों में फैली है, भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में। इसके विवरण निम्नलिखित हैं। पहला भारत में कहाँ इसको देखते हैं। पंजाब में रोपड़ जो रूपनगर है, बाड़ा, संघोल। दूसरा है हरियाणा, इसमें है राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल और दौलतपुर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में मांडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास जो सहारनपुर में है। नेक्स्ट है गुजरात में काठियावाड़ तट जो है वहाँ पे लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास, सपाटन। कच्छ का रण देखते हैं, धोलावीरा, देशलपुर, सुतकोटदा। राजस्थान की बात की जाए तो कालीबंगा, महाराष्ट्र में दैमाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान जो सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चौहदड़ो। पश्चिमी पंजाब में देखा जाए तो हड़प्पा, डेरा इस्माइल खाना, रहमान ढेरी, जलीलपुर। बलूचिस्तान मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, बालाकोट, रानागुंटई, कुल्ली, कोयटा घाटी, दबारकोट। अफगानिस्तान की बात की जाए तो मुंडीगाग, सोदगोई। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, एक नगर नियोजन प्रणाली थी, इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यहाँ के नगर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीलों पर नगर या आवासीय क्षेत्र मिलते हैं। पश्चिम के टीलों पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि एकमात्र नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये किले या दुर्ग का निर्माण शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करना नहीं था, बल्कि लुटेरे और पशुओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। सड़कों की बात करें, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
हुई जाल सी प्रतीत होती थी। सड़कें पक्की बनाई गई थी, इसके अलावा सड़कें मिट्टी की भी बनी होती थी। नालियों की बात करें, नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं। इनके निर्माण में ईंटों के साथ साथ चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएँ थे। नेक्स्ट है ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। दीवार की फर्शों के कोने या किनारे बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का तथा स्नानागार की फर्श बनाने के लिए जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है भवन। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला आवासीय भवन, दूसरा विशाल भवन, तीसरा सार्वजनिक भवन या स्नानागार और अन्नागार आदि। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। 2 मंजिले भवनों का भी निर्माण हुआ है। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ भी होती थी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। व्हीलर के अनुसार सिंधु प्रदेश के लोगों शासन को मध्यम वर्गीय जनतांत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। ईस्टवर्ड पिक्ट के अनुसार सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। पिक्ट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा। आर्थिक जीवन की बात करें, कृषि, गेहूं तथा जौ इस सभ्यता की प्रमुख फसल थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसिया का प्रयोग होता था। हड़प्पा में 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों। कपास को सर्वप्रथम उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। यूनानी रसे सिंडन कहा जाता है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के स्थलों से सरसों के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन की बात की जाए तो हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। यहाँ से गाय के साक्ष्य मिलते हैं। कुबर वाला सांड, एक सींग वाला पशु, अति महत्वपूर्ण था। गुजरात के सुतपुंगाडोर से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे। नेक्स्ट, शिल्प एवं धंधे, उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। ये लोग मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियाँ भी मिली हैं। व्यापार की बात करें, सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व है। इस समय व्यापार के लिए सीलों, मुहरों आदि का प्रयोग होता था। इस सभ्यता में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय ऐसा होता है जैसे बार्टर सिस्टम इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले गांव में ऐसा होता था कि कोई गेहूं लेके जाता था या चावल लेके जाता था, तो कहीं फार्चून की दुकान पे गया तो वहाँ से अगर चीनी लेना है या फिर उसको कोई सामान लेना है घर का, तो उसको गेहूं या चावल देके उसे सामान ले लेता था, पैसे नहीं देता था। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट है स्थलीय बाजार व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान, बहरीन द्वीप तथा सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत मेलुआ का उल्लेख मिलता है। इस काल में लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें पाई गई हैं। हड़प्पा कालीन तटीय नगर और पतन, जैसे लोथल गुजरात, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, बालाकोट पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित वस्तुओं का आयात अलग अलग क्षेत्रों से करते थे। जैसे आयात की जाने वाली वस्तुएं देखते हैं, उनके स्थल। टीन जो है ईरान तथा मध्य एशिया अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत से, लाजवाब मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान तथा राजस्थान से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, शंख और कोडिया सौराष्ट्र गुजरात से,
हरित मणि दक्षिण भारत से, सेलखड़ी बलूचिस्तान तथा राजस्थान से। लिपियों की बात करें, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 400 तक चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की जितनी भी लिपियां हैं अगर उसको पढ़ा जाए तो और भी कुछ व्यू सामने निकल के आएंगे, लेकिन जितने भी चित्र हुए हैं वो भाव चित्रात्मक है, जो कि भाव से ही सिर्फ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बाट माप। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, उदाहरण 16, 64, 160, 320, 640 आदि। इस समय बाट घनाकार बेलनाकार आकृति में थे। मोहरे की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। इसकी मोहरें अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अकेले 500 मोहरें जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर एक सींग वाला जानवर, भैंस, बाघ, बकरी तथा हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मोहरों का निर्माण सेलखड़ी या प्रयोग किया जाता था, जबकि लोथल और देशरपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की आकृतियों के चित्र बनाए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था। मातृ देवी की पूजा तथा मिट्टी की मूर्तियाँ, जिसमें स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक होने के कारण इस संस्कृति का समाज मातृ सत्तात्मक था, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक तथा कृषक। इस समाज के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि साधन थे। शव का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था, जैसे पूर्ण समाधिकरण के संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। नेक्स्ट, दाह संस्कार। इसके धार्मिक जीवन की बात करें, सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों तथा मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों के आधार पर इस संस्कृति का धार्मिक जीवन पता चलता है। इस समय मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। मंदिर का साक्ष्य गुप्त काल से मिलता है। नेक्स्ट है, इस समय मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपति, लिंग योनि की पूजा, वृक्ष प्रतीक की पूजा, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मतलब इस समय जो पूजा करते थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, पशु की पूजा, जल की पूजा, ऐसे पूजाएं होती थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ है तथा हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें शिव बताया। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। इसे पृथ्वी देवी की प्रतिमा बताया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक है। नेक्स्ट है, इसकी कला देखते हैं। सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु सभ्यता में कला के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाषाण मूर्ति। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा से 2 मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें एक लाल बलुआ पत्थर से, दूसरी चूना पत्थर से बनी है। पहली मूर्ति का केवल धड़ बसा है। दूसरी मूर्ति सिलेटी चूने पत्थर से बनी है, जिसे नित्य मुद्रा के नवयुवती की मूर्ति माना जा रहा है। मार्शल इस मूर्ति को शिव नटराज का रूप मानते हैं। हड़प्पा से मूर्ति खंडित पुरुष की मिली है और आधी खुली हुई ओठ, मोटे तथा सिर और दाढ़ी के बाल एक समान है। मूछें नहीं है। मूर्तियाँ बाएं कंधे को ढके हुए एक शाल ओढ़े हैं, जिस पर तिप्टियाँ बनी हैं। नेक्स्ट है, धातु की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु से निर्मित मूर्तियाँ पाई गई हैं। यहाँ से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांसे की वस्त्र विहीन मूर्ति मिली है। मूर्ति का चूड़ियों से भरा हाथ जांघ पर तथा केवल कलाई तक पहनी चूड़ियों वाला हाथ कमर पर टिका है। मोहनजोदड़ो से कांच निर्मित भैंसा और भेड़े की मूर्तियाँ, चौदड़ों से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी
कालीबंगा से तांबे के वृषभ की मूर्ति तथा लोथल से तांबे निर्मित बैल, कुत्ता, खरगोश की मूर्तियाँ मिली हैं। मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ। सिंधु सभ्यता में मृद मूर्तियों का निर्माण व्यापक पैमाने पर प्रचलित था। इनका निर्माण अधिकतर हाथ से होता था। मानव, पशु, पक्षी की मूर्तियाँ, मृद मूर्तियाँ बनाई जाती थी। नर तथा नारी दोनों की मूर्तियों का निर्माण हुआ, लेकिन नारी की मूर्तियाँ अधिक पाई गईं। एक नारी की मूर्ति जिसके सिर पर पंखाकार शिरोभूषा तथा गले में हार पहने हुए दिखाया गया है, इन्हें मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की मूर्तियाँ मिली हैं। पशु मूर्तियों में बैल, भैंस, भेड़, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, सुअर, गैंडा आदि, जबकि पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, मुर्गा आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मनके की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में मनका निर्माण एक विकसित उद्योग था। यहाँ के हर पुरास्थल से मनके मिले हैं। मनकों को लकड़ियों में गूंथ कर पहना जाता था। इस समय मनकों का निर्माण सेलकड़ी, जैस्पर आदि पत्थरों से किया गया है। धातुओं में सोना, चांदी और तांबे के प्रयोग द्वारा मनकों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा शंख, हाथी दांत के भी मनके बनाए जाते थे। साधारण रूप से कहा जाए तो मनके आभूषण को कहा जाता था उस काल में। मृदभांड की बात करें, मिट्टी के बने बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। मृदभांडों का निर्माण चाक द्वारा किया जाता था, जिसे आवे पर पकाया जाता था। आवे मतलब आग पर। ये मृदभांड लाल या गुलाबी रंग के होते थे। इन मृदभांडों पर त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, पीतल, ताड़, नीम, वृषभ, हिरण, बारहसिंगा, मोर, सारस तथा मछली आदि का चित्रण मिलता है। बर्तन निर्माण के लिए मिट्टी, चूना तथा अभ्रक को मिलाकर बनाया जाता था। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चिड़िया का अंकन है जो अपनी चोंच में मछली दबाए है और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है। यह पंचतत्व के वर्णित चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्रांकन लगता है। सिंधु सभ्यता की देन। सिंधु सभ्यता निम्न चीज़ें देन में भारत को दी है, जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, अग्नि पूजा, मोहरों का उपयोग आदि। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम के ग्रुप में इसको डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जो अवशेष कहाँ से मिले इसको देखते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है। कब्रिस्तान R37, सवाधान पेटिका, संग का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो उर्वरक की देवी बोलते हैं, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुम्भकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिला है। चौंदड़ो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ियाँ, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। कालीबंगा से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने एवं प्रतीकात्मक समाधियाँ इत्यादि। लोथल से बंदरगाह, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका, उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि। सुरकोटदा से क्या मिला है। घोड़े के अस्थियाँ में विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि। बनौली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के वड़ांग। सभ्यता किस नदी पर बनी थी और उसके उत्खननकर्ता कौन कौन से, इसको देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी पर, दयाराम स्वानी द्वारा 1921 में, यहाँ गलत दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, रखालदास बनर्जी द्वारा। चौंदड़ो सिंधु नदी पर, अनेस्ट मैके द्वारा। कालीबंगा घग्गर नदी पर, बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा। कोटदेजी सिंधु नदी, फजल अहमद खां द्वारा। रंगपुर भादर नदी पर, SR राव द्वारा। रोपड़ सतलज नदी पर, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। लोथल भगवा नदी पर, SR राव द्वारा।
आलमगीरपुर हिंडा नदी पर खोज जगदत्त शर्मा द्वारा, सूतकांगे डोर दास नदी पर खोज RL स्टेन द्वारा, बनावली जो सरस्वती नदी पर था RS बिष्ट द्वारा, धौलावीरा इसके 2 लोग हैं, खोज JP जोशी और RS बिष्ट द्वारा। ठीक है, इसके पतन के अलग अलग कारण लोग बताते हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर बोलते हैं कि बाह्य आक्रमण हुए थे, जैसे आर्यों का आक्रमण इसके द्वारा हुआ था। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं RS राव बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नदियों में बाढ़ आ गई जिससे ये सभ्यता समाप्त होगी। RL स्टेन, अमरनाथ घोष द्वारा ये बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे ये सभ्यता समाप्त हो गई। MR साहनी द्वारा भूतात्विक परिवर्तन जलप्लावन के कारण, जैसे भूकंप आने से या फिर ज्वालामुखी फटने से ये सभ्यता समाप्त हुई। जॉन मार्शल बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता द्वारा, मतलब वहाँ पे व्यापार कम हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। KUR कनेडी द्वारा ये बोल रहे थे प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया, महामारी इत्यादि। ठीक है, जैसे इस टाइम एक प्राकृतिक आपदा आई थी ना पूरे देश में, कोरोना। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है सबको तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक करते हैं।